और नहीं तो बेरोजगारी का भत्ता दो। ये हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, किसी भी राज्य में नहीं है कि जिनको नौकरी नहीं मिल रही है उनको बेरोजगारी का भत्ता दिया जाता है। वो केवल उत्तर प्रदेश है। कन्या वृत्ता धन किसी हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं, केवल इसी राज्य में है, उत्तर प्रदेश है। क्योंकि हम लोगों ने जो नारे दिए हैं तब तो छात्र जीवन था, लोहिया जी थे, जयप्रकाश थे, सब बड़े बड़े नेता थे। रोजगार दो, वरना बेरोजगारी का भत्ता दो। ये आप में बुजुर्ग लोग हैं, रामचंद्र जी साके जानते हो, सत्यनारायण देते थे। तब तो लोग मजाक करते थे कि सब सोशलिस्ट वाले सोशलिस्ट पार्टी थी ना, और समाजवादी हमने कर दिया हिंदी में है, सोशलिस्ट पार्टी अंग्रेजी में। तो वो हम लोगों ने जब नारे देते थे रोजगार देंगे, बेरोजगारी का भत्ता देंगे, तो बहुत लोग मजाक करते थे कि रोजगार नहीं, बेरोजगारी भत्ता कैसे देंगे। तो आज हिंदुस्तान में बेरोजगारी का भत्ता कहीं मिल रहा है, वो केवल उत्तर प्रदेश में। कन्या वृत्ता धन कहीं मिल रहा है हिंदुस्तान में, केवल उत्तर प्रदेश में। ये समाजवादी पार्टी की नीतियों में शुरू से रखा है ना। घोषणा पत्र जारी जो किया है वो एक बात पार्टी है, दूसरा घोषणा पत्र है आपके सामने रखते हैं, क्या करेंगे वो करके दिखा। क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि ये वायदा किसी करो तो सोच समझ के करो, जनता से वायदा किया है तो सोच समझ कीजिए, और नहीं वायदा नहीं रहेंगे तो हम उसको भ्रष्टाचार मानते हैं, हम बेईमानी मानते हैं, हम धोखा मानते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी में जो वायदे किए हैं, एक बात हिंदुस्तान में यही पार्टी है कि जो वायदा करती है पूरा करती। अपने दर्शकों को बता रहे हैं मुलायम सिंह यादव यहाँ पर प्रादेशिक के अलावा कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। बड़ी बात यह कि शिवपाल यादव जो कि प्रत्याशी हैं और सिटिंग एमएलए भी हैं जसवंत नगर सीट से, एक भाई मुलायम सिंह यादव जिन्होंने अपने भाई शिवपाल यादव के लिए बहुत पहले 90 के दौर में सीट खाली की थी उनके पॉलिटिकल करियर को आगे बढ़ाने के लिए, और आज जब वो दौर है जब उहापोह की स्थिति अभी भी मची हुई है, दो धड़े कहने को दो धड़े हैं लेकिन दिखाया जाता है कि सब यूनाइटेड है, अलग थलग पड़े शिवपाल को भाई मुलायम का समर्थन, और समर्थन में ये रैली शिवपाल के पक्ष में। आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं यूपी इलेक्शंस की। वेस्टर्न यूपी के 15 जिलों के 73 सीटों का वोटिंग परसेंटेज हमारे पास आ गए हैं, जो कई यहाँ पर अपने दर्शकों को बता दें दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े हमारे पास हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक दोपहर 1 बजे तक 39.4%, ये की एग्रीगेट है, 39.4% यहाँ पर वोटिंग हुई है। अपने दर्शकों को ये जानकारी देते कहां कौन सी वोटिंग हुई है वो आपको बता देते हैं। फिरोजाबाद 41.8%, बुलंदशहर में 41.7%, गौतम बुद्ध नगर में 1 बजे तक 36% वोटिंग, मुजफ्फरनगर में भी 36% वोटिंग, मेरठ में 38.78% वोटिंग, मथुरा में 41%, आगरा में 40.73% वोटिंग, एटा में 42.59%, हापुड़ में 36%, उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर ऐसे देखें तो 39.4% एग्रीगेट 1 बजे तक का। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अपने दर्शकों को बता दें, शामली वो सीट है, शामली में 46% वोटिंग हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज है। शामली जाकी कैराना सीट आपको याद होगा, मंगनका सिंह बीजेपी की टिकट से इनका मुकाबला है, नाइद हसन से समाजवादी पार्टी की टिकट से, अनिल चौहान आरएलडी की तरफ से। कौन है अनिल चौहान? वो हैं हुकुम सिंह के पोते। ये महत्वपूर्ण शामली की कैराना सीट है। शामली का इलाका भी महत्वपूर्ण है। अगर थाना भवन भी देखें तो सुरेश राणा का राव उमर और सुधीर पवार से मुकाबला है। सुरेश राणा सिटिंग एमएलए है बीजेपी की तरफ से। तो शामली की 2 बड़ी सीटें अपने दर्शकों को बता दी। हालांकि पिछले चुनाव को देखें तो एक बीजेपी, एक कांग्रेस, एक एसपी के पक्ष में यहां पर गई थी। सबसे ज्यादा बड़ा वोटिंग परसेंटेज शामली से ही आया, 46%।
सीधे हम रुक करते हैं अनुराग चड्ढा और सर्वेश का। हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग हमें बुलंदशहर से जानकारी देंगे और सर्वेश हमारे साथ बागपत से जुड़ गए हैं। अनुराग, बुलंदशहर में 41.7% वोटिंग है, इसका क्या मतलब है? अब खबर ये आ रही है कि जबरदस्त, पिछले बार के अगर मुकाबले देखें अनुराग, तो जबरदस्त क्या पोलराइजेशन हुआ है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज तो इस बार की ओर ही इशारा यहां पर कर रहा है। जी बिल्कुल निहारिका, जब वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ता है तो कहीं ना कहीं लोगों ने अपने मन में इस बात को ठाना होता है कि व्यवस्था को परिवर्तित करना है। पिछले जो लोग हैं जिन पर उन्होंने ट्रस्ट किया, उन्होंने अपने दावे और वादे पूरे नहीं किए, लिहाजा लोगों में जब गुस्सा आता है या व्यवस्था चेंज करने के प्लानिंग उनके दिमाग में आती है, तभी वो लोग अपने घरों से वोट करने निकलते हैं। बुलंदशहर में एक सबसे खास तस्वीर ये देखने को मिल रही है निहारिका की, जो महिलाएं हैं और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अपने घरों से उन्होंने सुबह से ही निकलना शुरू कर दिया था और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। अगर हम पॉलिटिकल समीकरण की यहां पर निहारिका बात करें तो कड़ा मुकाबला यहां पर चल रहा है भाजपा और बसपा के बीच में। दरअसल जो यहां पर बागी और दागी हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी पार्टियों के समीकरणों को बिगाड़ कर रख दिया है। अगर हम बात करें सिकंदराबाद सीट की, तो वहां पर जो लालू यादव के जो दामाद हैं राहुल यादव, वो चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से है और वहां पर ही समाजवादी पार्टी के बागी हरेंद्र यादव भी हैं। इसके अलावा आरएलडी अलग से वोट काटने की स्थिति में वहां प्रत्याशी हैं। तो वहां पर जो बसपा और का जो कैंडिडेट है वो अपना दावा अलग ठोक रहा है। ठीक उसी तरीके से गुड्डू पंडित ने यहां पर जो शहर सीट है उसमें बहुत ज्यादा नुकसान बीजेपी को किया है। बीजेपी के जो तमाम लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं रिकवरी करने की, व्हाट्सएप ग्रुप और तमाम जगहों पर वो लोग मैसेज भेजकर अपने प्रत्याशी के पक्ष में काम करने की बात लोगों से कर रहे हैं। व्हाट्सएप का दौर यहां पर जारी है। ठीक इसी तरीके से जो शिकारपुर सीट है, सियाना की अगर हम बात करें तो वहां पर पिछली बार कांग्रेस से दिलनवाज जीते थे, लेकिन इस बार उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़कर बसपा का दामन थाम लिया। तो वहां पर भी भाजपा और बसपा में कड़ा मुकाबला है। तो जितने भी यहां पर अगर हम सांसदों की इसके अलावा शिकारपुर की बात करें तो जो रामवीर उपाध्याय हैं उनका एक अलग यहां पर वर्चस्व है। तो उनके जो भाई हैं मुकुल उपाध्याय, वो भी वहां पर बसपा से ताल ठोक रहे हैं, लेकिन उनका मुकाबला उनके अपने ही रिश्तेदार से है जो अनिल है जिनका नाम, और वो भाजपा से चुनावी मैदान में है। तो कुल मिलाकर सियासी समीकरण यहाँ पर कई जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उनका समीकरण फिलहाल बिगाड़ रहा है। इसके अलावा निहारिका, कल्याण सिंह का ये एरिया माना जाता है, यहाँ पर लोध राजपूतों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन जो जब टिकट बंटवारा निहारिका हुआ था तो उससे ना तो कल्याण सिंह खुश थे और ना ही यहाँ के लोकल सांसद खुश थे। तो जिन लोगों को यहाँ के लोकल सांसद और कल्याण सिंह के कहने पर टिकट मिला था वो तो कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और सांसद का ध्यान भी उनकी तरफ ज्यादा है, लेकिन जिन लोगों को टिकट नहीं मिला था उनके कहने से वहां पर ना तो लोकल सांसद का ध्यान है, ना ही जो कल्याण सिंह के जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं, जो उनके पॉलिटिकल समीकरण में फिट बैठते हैं, वो ही बीजेपी के प्रत्याशियों को लड़ाने का काम करें। तो कुल मिलाकर अगर बीजेपी का खेल यहां से बिगड़ता है तो एक जो दूसरी पार्टियों से लोग आए हैं उनको बीजेपी में शामिल करना, उनको टिकट देना, और जिनका नाम पहले पायदान पर था सर्वे लिस्ट में उनको नजरअंदाज किया गया, तो उसका काफी खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो दमखम ठोक रही हैं। सभी को उम्मीद है कि जब वोटों परसेंटेज बढ़ेगा तो उनकी पार्टियों के लिए बेहतर होगा, लेकिन ये तो नतीजे तो अब 11 मार्च के बाद ही पता चल पाएंगे कि जो मतदान। लेकिन अनुराग, ये बात होता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बहुत कुछ पता चल जाएगा कि देश की जनता का मिजाज क्या है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जरिए किस तरीके से राजधानी लखनऊ पे संदेश दिया गया है। सीधे रुक करते सर्वेश का हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो सबसे पहले मुझे वोटिंग परसेंटेज बागपत का बताइए। सुबह से हमारे संवाददाता लगातार हमें अपडेट दे रहे। सर्वेश, कुछ सुधार हुआ? कहीं कहीं तो ईवीएम में खराबी की भी खबरें आई थी। देखिए नियर का ईवीएम की खराबी तो सुबह दूर कर ली गई थी, लेकिन उसके बाद एक और समस्या होने लगी थी। बागपत जो शहर है वहां तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अगर छिपरौली और बड़ौद की बात करें तो वहां कई जगहों पे झड़प हुई थी, जिसकी वजह से वहां पे कुछ रुकावटें आई थी, लेकिन वो भी अब ठीक कर ली गई है। अगर हम आपको 1 बजे तक के परसेंटेज की बात करें तो जो बागपत है वहां शुरू से ही बहुत तेजी से वोटिंग चल रही है, वहां का सबसे ज्यादा है 41% वोटिंग हुई है। उसके साथ ही अगर बड़ौद की बात करें तो बड़ौद में 39% वोटिंग हुई है और 37% वोटिंग हुई है छिपरौली में। अगर पूरे जिले की बात करें तो 39% वोटिंग हुई है। सुबह जिस रफ्तार से वोटिंग हो रही थी कहीं न कहीं अब थोड़ा कम देखने के लिए मिल रहा है। आप देखेंगे कि हमारे पीछे ये बूथ है और इस बूथ पे भी अब लोगों की भीड़ धीरे धीरे कम होना शुरू हुई है। 8 मतदेय स्थल यहाँ पे बनाए गए हैं और सबसे ज्यादा वोट भी इसी एरिया में है और सबसे ज्यादा मतदेय स्थल भी इसीलिए यहाँ पे बनाया गया है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है लोग यहाँ पे कम होते जा रहे हैं। वहीं एक चीज देखने के लिए मिली निहारिका, जो हम लोग पिछली बार भी हम जब चुनाव कवर कर रहे थे उस दरमियान भी, कि इस बार लोगों ने घर से बाहर निकल के वोट किया है
सुबह से लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं, चाहे वो महिलाएं घर से बाहर निकल के आई हों या एक बड़े तादाद में यूथ आया है जो नए, जिन लोगों ने पहली बार वोट किया है या फिर बुजुर्ग हैं। हर अपने लोगों की अलग अलग डिमांड है। और जैसे कि ये कहा जाता है कि जो बागपत है वो आरएलडी का गढ़ है, लेकिन 2012 में 2 सीटें जो बागपत और बड़ौद की थी वो आरएलडी के हाथ से निकल गई थी, बीएसपी के पास चली गई थी और लोकसभा बीजेपी के पास चला गया था। तो वापस से जो अजीत सिंह है वो अपनी जमीन तलाश रहे थे, लेकिन उनके साथ मुश्किल इस बार ये हो गई कि जो लोग इनके सामने लड़ रहे हैं वो इन्हीं के अपने लोग हैं जिनका अपना जनाधार था। बिल्कुल, जाट वोटर कहाँ जाएगा? बीजेपी ने भी मनाया, चौधरी अजीत सिंह को भी फायदा मिला, क्योंकि अगर सर्वेश जाट वोटर पैटर्न अगर हम देखें तो एक चुनाव में वो किसी को ठेंगा दिखाता तो एक चुनाव में दामन भी यहां पर पकड़ता है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो रिजर्वेशन का, मुजफ्फरनगर दंगा का या पोलराइजेशन का, या फिर अंत में जैसे कहा जाता है कि विकास और डेवलपमेंट का, जाट वोटर कहां जाता है, ये देखने वाली बात होगी। शाम 5 बजे के बाद लगभग स्थिति सारी साफ हो जाएगी।